क्या बता रहे थे? हेलो, क्या भारत की जनसंख्या शुरू की है? ओ, चलिए आ जाइए। बोलो काहे कर रहे हैं ऐसे? काहे किसी को बोलो है? ओ, भारत की जनसंख्या के विषय में बता रहे थे। इसमें जो है लास्ट पॉइंट बताए थे हम आपको जनसंख्या घनत्व के विषय में। जनसंख्या घनत्व के बाद जो है आगे एक और टर्म आता है लिंगानुपात, और एक और टर्म आता है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। इस सबको समझना है। तो जनसंख्या घनत्व के बाद, जनसंख्या घनत्व क्या है समझते हैं जी? लड़का खड़ा हो जाइए। हाँ, क्या होता है जनसंख्या घनत्व? क्या? हाँ, ओ, भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? 2011 की जनगणना 382। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अधिक वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम वाला केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, चलिए तो आ जाइए। बैठ जाइए। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, इसका मतलब है आप पिछला क्लास नहीं किए हैं। ठीक है? अरे उसमें सुधार करवाया था जी, तुमको नहीं होता है? और एगो टॉपिक का नाम जो है, टॉपिक का नाम भी तुमको नहीं होता है। देखो तो किया है वो? नहीं किया है? नहीं किया है? क्या उद्योगी है एकदम? तब नहीं सबको गरियाते हैं हम। ये सब गाली सुनने वाला काम ही करता है। तो गाली सुनने वाला काम करता है तो क्या करेंगे? वह देखें, नहीं हुआ? नहीं हुआ? उसको बोलो फोन करके, अभी करेगा। अरे अभी फोन करो ना यार तुम। आज बोला न हो गया। मां पागल लड़का सब। चलिए आ जाइए। सुधार नहीं हुआ है, बोल दिए हैं। अगली बार नहीं होगा तो तुम्हारा ही जिम्मेदारी है, समझ गया? चलिए तो अगला टॉपिक लिखिए, अगला टर्म लिखिए, अगला टर्म लिखिए लिंगानुपात। लिंगानुपात, लिंगानुपात। आशीष कुमार तुम डेली क्लास करो, समझ गया? इसी कारण तुमको कुछ नहीं पता है।
जब मन होता है क्लास करता है, जब मन होता है नहीं करता है। ऐसे में थोड़े होता है यार, हैं? हम तुम्हारे कमेंट का जवाब दे कि हम पढ़ाएं। चलिए आ जाइए, लिंगानुपात समझिएगा। लिंगानुपात यानी अंग्रेजी में इसको सेक्स रेशियो कहा जाता है। पात देखिए होता क्या है, 1000 पुरुष पर 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। और लास्ट टाइम जो 2011 का आंकड़ा है, 2011 का आंकड़ा यह बतलाता है कि भारत का जो लिंगानुपात है वह 943 है। 1000 पुरुष पर 943 महिला है। 1000 पुरुष पर जो है आपको 943 महिला है, 943 महिला है। ये आंकड़ा 2011 का है, अकबकाने की जरूरत नहीं है। नया डाटा जब भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित होगा तब आप अपना जानिएगा, लेकिन भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित नहीं हुआ है तो इसलिए जो है उसको अभी कंसीडर नहीं करना है। अभी 2011 के आंकड़ा को ही जो है आपको कंसीडर करना है। वही अगर आप बात करेंगे 2001 की, 2011 से पहले जनगणना 2001 में हुआ था और 2001 को अगर आप कंसीडर करते हैं तो आप यह पाते हैं कि 2001 में जो लिंगानुपात हुआ करता था वो 933 हुआ करता था। 2001 में जो लिंगानुपात हुआ करता था वह आपको 933 हुआ करता था, 933 हुआ करता था। लेकिन 2011 में बढ़ोतरी हुई और फिर 2011 का आंकड़ा यह बतलाता है कि भारत का लिंगानुपात 943 है, 943 है। और भारत का जो पड़ोसी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का लिंगानुपात भी 943 ही है। चीन है, चीन का लिंगानुपात 926 है। बांग्लादेश है, उसका लिंगानुपात संभवतः 978 है, 978 है, 978 है। और अगर बात की जाए संपूर्ण भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, तो संपूर्ण भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। केरल का लिंगानुपात है 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। केरल का लिंगानुपात है 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। और उसके बाद तमिलनाडु है 996 और उसके बाद आंध्र प्रदेश है 993। और अपने राज्य बिहार की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात है 918 महिला प्रति 1000 पुरुष। 918 महिला प्रति 1000 पुरुष बिहार का लिंगानुपात है। वही सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य की अगर बात की जाए तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है आपको हरियाणा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। और जो हरियाणा का लिंगानुपात है वह 879 महिला प्रति 1000 पुरुष, 879 महिला प्रति 1000 पुरुष। और हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान जो है केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा हरियाणा से इसलिए शुरू किया गया क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है, पूरे भारतवर्ष में सबसे कम है। और इसके बाद अगर आप केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर देखते हैं तो जो केंद्र शासित प्रदेश है
केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह आपको पुडुचेरी है। पुडुचेरी का लिंगानुपात है 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष, 1037 महिला प्रति 1000 पुरुष। और वहीं सबसे कम अगर आप जाकर देखते हैं तो दमन और दीव का है 618 महिला प्रति 1000 पुरुष, 618 महिला प्रति 1000 पुरुष दमन और दीव का लिंगानुपात है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में भी आपने जाना कि सबसे अधिक किसका है और सबसे कम किसका है। अब नीचे से आप लिखना प्रारंभ कीजिए, लिंगानुपात डैश देकर। डैश देकर लिखिएगा। प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात कहलाती है। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुष पर, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। नीचे से अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 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 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। फुल स्टॉप। उसी में भारत के पड़ोसी राष्ट्र, उसी में भारत के पड़ोसी राष्ट्र, भारत के पड़ोसी राष्ट्र, भारत के पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान का लिंगानुपात पाकिस्तान का लिंगानुपात 943 ही है। फुल स्टॉप। वहीं चीन 926, चीन 926, चीन 926, कोमा बांग्लादेश 978, फुल कोमा नेपाल 1014, नेपाल 1014, नेपाल 1014, कोमा नेपाल 1014, कोमा श्रीलंका 1034, श्रीलंका 1034, श्रीलंका 1034 और म्यांमार, श्रीलंका 1034 और म्यांमार 1048 है, और म्यांमार 1048 है, और म्यांमार 1048 है, और म्यांमार 1048 है, और म्यांमार 1048 है। आगे स्टार मार के लिखिएगा। 2001 के आंकड़ों के अनुसार, 2001 के आंकड़ों के अनुसार
2001 के आंकड़ों के अनुसार 2001 के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 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 933 933 हुआ करता था 933 हुआ करता था 933 हुआ करता था 933 हुआ करता था फुल स्टॉप 933 हुआ करता था फुल स्टॉप 933 हुआ करता था फुल स्टॉप 933 हुआ करता था फुल स्टॉप। अगला पॉइंट 2001 की तुलना में 2011 में 2001 की तुलना में 2011 में 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। 2001 की तुलना में 2011 में 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। 2001 की तुलना में 2011 में 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। 2001 की तुलना में 2011 में 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। 2001 की तुलना में 2011 में 10 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य 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 केरल है। केरल है। केरल में 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। केरल में 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष। केरल में 1084 महिला प्रति 1000 पुरुष देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरा और तीसरा स्थान पर क्रमशः 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 तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। वहीं दूसरा और तीसरा स्थान पर क्रमशः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु के कॉस्ट में लिख लीजिए 996। तमिलनाडु के कॉस्ट में लिख लीजिए 996 और आंध्र प्रदेश के कॉस्ट में लिख लीजिए 993 और आंध्र प्रदेश के कॉस्ट में लिख लीजिए 993 और आंध्र प्रदेश के कॉस्ट में लिख लीजिए 993। क्रमशः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु के कॉस्ट में 996 और आंध्र प्रदेश के कॉस्ट में 993। अब नीचे से स्टार मार के लिखिएगा 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है। 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है। 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, 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 सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, पुडुचेरी है। कॉस्ट में 1037 और पुडुचेरी है कॉस्ट में 1037 और सबसे कम और सबसे कम और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव है, दमन और दीव है, दमन और दीव है। कॉस्ट में 618, दमन और द्वीप है कॉस्ट में 618, कॉस्ट में 618, कॉस्ट में 618। चलिए इसको पढ़िए तो 1 मिनट में पढ़िए, 1 मिनट में याद करवा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़िए जल्दी। पढ़ लिए आए? नहीं लिखा है? अरे बाप, नीचे से लिखिएगा, 1 पॉइंट और लिखिए। पढ़ लिए, पढ़ लिए, नीचे से 1 पॉइंट लिखिएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य हरियाणा है, हरियाणा है, हरियाणा है। कॉस्ट में 879, कॉस्ट में 879, यानी 1000 पुरुष पर 879 महिला है, 879 महिला है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। यही कारण है, यही कारण है कि केंद्र की मोदी सरकार ने, इसलिए झारखंडी को हम अपने क्लास में नहीं रखते हैं। हाँ आ गया नेटवर्क, आ गया, रिफ्रेश करते करते नेटवर्क ले आया। मैसेज आ रहा होगा, मैसेज आ रहा होगा बफरिंग का, देख लीजिए। छूटा नहीं ना वो सबका कुछ हो है? क्या हुआ? ओ, बोल दिए कुछ छूटा नहीं ना है। ऑनलाइन वाले लोग मैसेज कीजिए, हो हम वेट कर रहे थे आप लोग का। महाराज क्या लिखा रहे थे? चलिए छूटा नहीं है, लाइट कट गया था, लाइट कटने की वजह से जो है इंटरनेट भी कट गया। लाइट कटा और लाइट कटने की वजह से इंटरनेट भी कट गया।
इसी कारण जो है बफरिंग हो रहा होगा आप लोग का। अब सब चीज सही हो गया है, ठीक है। तो जो है अब आप लिखिए, नहीं छूटा है आप लोग का, कुछ भी नहीं छूटा है। लिखा रहे थे बिहार, सॉरी हरियाणा वाला पॉइंट, उसको हम फिर से रिपीट कर देते। लिखिए, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य हरियाणा है। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य हरियाणा है। कॉस्ट में 879, कॉस्ट में 879, कॉस्ट में 879, 879 महिला प्रति 1000 पुरुष। कॉस्ट 1। यही कारण है कि केंद्र की मोदी सरकार ने, यही कारण है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, यही कारण है कि केंद्र की मोदी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरू किया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरू किया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरू किया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरू किया है। 2015 से हुआ है शुरू, ठीक है। हाँ, जो भी हुआ हो, ठीक है, 2015 में लगभग। चलिए अब देखिए, आइए एक बार याद कर लेते हैं। आइए, तो पर तो आप लोग लिए ही थे। प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2001 की तुलना में 2011 में कितने अंकों की बढ़ोतरी? 10 अंक। चलिए, भारत का लिंगानुपात 943 है। पाकिस्तान का? चीन का 926, चीन का बांग्लादेश 978, बांग्लादेश नेपाल 1014, नेपाल 1014, नेपाल, श्रीलंका 1034, श्रीलंका, और म्यांमार 1048, म्यांमार 10 क्लियर है। चलिए आगे बताइएगा। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला आए, सबसे कम अच्छा, बिहार का लिंगानुपात 918, बिहार का लिंगानुपात। आगे इसके बाद जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? और सबसे कम दमन और आगे हेडिंग मारिए, साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। यानी सीधा और सरल भाषा की अगर आप बात करेंगे तो सीधा और सरल भाषा में साक्षरता दर किसे कहा जाता है? प्रति 100 व्यक्ति पर भारत में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? प्रति 100 व्यक्ति पर, यानी 100 व्यक्ति में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? और देखिए, साक्षर होने का बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है।
साक्षर होने का, लिटरेट होने का बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता है, बहुत छोटा क्राइटेरिया है। कोई भी वैसा मानव, भारत के भीतर कोई भी वैसा मानव जो किसी भी एक भाषा में लिखना और पढ़ना दोनों जानता हो और उसका उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक हो। भारत के भीतर कोई भी मानव जिसका उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक है और वह किसी भी एक भाषा में पढ़ना लिखना दोनों जानता हो तो फिर भारत में उसे साक्षर माना जाता है। साक्षर माना जाता है। ध्यान दे, अगर कोई व्यक्ति पढ़ना जानता है लेकिन लिखना नहीं जानता है तो साक्षर नहीं माना जाएगा। तो देखिए कितना कम कंडीशन है। किसी भी एक भाषा में पढ़ना लिखना दोनों जानता हो और 7 वर्ष या उससे अधिक आपका उम्र हो, आप साक्षर हो गए। बात अगर की जाए आजादी के समय की, तो आजादी के समय भारत की साक्षरता दर थी 18% से थोड़ा ज्यादा था, 18.33% था संभवतः, 18% से थोड़ा ज्यादा था और 19% से कम था। यानी आजादी के समय, और आजाद भारत का जो पहला जनगणना हुआ था 1951 में, आजाद भारत का पहला जनगणना हुआ था 1951 में। 1951 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उस समय भारत का साक्षरता दर 18% था, जिसमें पुरुष साक्षरता 27%, महिला साक्षरता 8%। मतलब आजादी के समय भारत में 100 में से मात्र 18 से 19 लोग साक्षर थे, पुरुषों में 100 में से मात्र 27 लोग साक्षर थे, महिलाओं में 100 में से मात्र 8 लोग, 100 में से मात्र 8 महिला साक्षर थी। लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार ने काम किया, महिला सशक्तिकरण को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम चलाए, शिक्षा को लेकर भारत सरकार ने जागरूकता फैलाया और इसी का परिणाम यह है कि 2011 का जो आंकड़ा है, 2011 का आंकड़ा यह कहता है कि ओवरऑल भारत का जो साक्षरता दर है 74.04%, यानी अभी के डेट में भारत में 100 व्यक्ति में से 74 व्यक्ति शिक्षित हैं, 74 व्यक्ति साक्षर हैं। और फिर पुरुषों की बात करें तो 82.14%, यानी 100 में से 82 पुरुष साक्षर है। और महिलाओं की बात करें तो 65.46%, यानी 100 में से 65 महिला साक्षर है, 100 में से 65 महिला साक्षर है। तो भारत सरकार के द्वारा जो शिक्षा को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम चलाए गए हैं, जागरूकता फैलाई गई है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिए गए हैं, उसी का यह परिणाम है कि पिछले 7 दशकों में साक्षरता दर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। 50% से ज्यादा बढ़ोतरी जो है लिटरेसी रेट में पिछले 70 वर्षों में जो है लगभग देखने को मिली है। अगर बात की जाए सबसे अधिक साक्षर राज्य की, तो भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल। सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल। केरल की साक्षरता दर लगभग 94% है। केरल में 100 लोग में से 94 लोग साक्षर हैं, शिक्षित हैं।
वही सबसे कम साक्षरता दर वाला भारतीय राज्य है अपना बिहार, अपना बिहार, समझिए। और वही केंद्र शासित प्रदेशों में अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और सबसे कम दादर नागर हवेली और दमन और द्वीप, दमन और द्वीप। तो नीचे से लिखिए, लिखिए साक्षरता दर, लिटरेसी रेट लिखिएगा, लिटरेसी रेट लिखिएगा, लिखिएगा। भारत में 7 वर्ष या भारत में 7 वर्ष या भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के उससे अधिक उम्र के भारत में 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति किसी भी एक भाषा में पढ़ना लिखना दोनों जानता हो, तो उसे साक्षर माना जाता है, 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 तो उसे साक्षर माना जाता है। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट स्टार मार के लिखिएगा। आजादी के समय भारत की साक्षरता दर आजादी के समय भारत की साक्षरता दर आजादी के समय भारत की साक्षरता दर 18.33% 18.33% हुआ करता था, जिसमें पुरुष साक्षरता जिसमें पुरुष साक्षरता 27.16% 27.16% और महिला साक्षरता 8.86% और महिला साक्षरता 8.86% और महिला साक्षरता 8.86% हुआ करता था। महिला साक्षरता 8.86% हुआ करता था। महिला साक्षरता 8.86% हुआ करता था। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार
2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74 पॉइंट 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% रहा है, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.16%, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.16%, जिसमें पुरुष साक्षरता 82.16% और महिला साक्षरता 65.46%। 65.46%। यहां पर 82.16 नहीं होगा, 14 होगा, सॉरी 82.14। पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% रहा है। महिला साक्षरता 65.46% रहा है। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट, उसी में कैसे नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट बोले हैं, आगे लिखिए तो इतना नहीं समझ में आया। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य, भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य, भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य, भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल रहा है। और सुनिए, यहां पर एक बात और जानिए, महिला साक्षरता में भी केरल ही टॉप पर है और पुरुष साक्षरता में भी केरल ही टॉप पर है, और बिहार सबसे नीचे है। महिला साक्षरता में भी बिहार सबसे नीचे है और पुरुष साक्षरता में भी बिहार सबसे नीचे है। समझ गए? तो उसी में लिखिएगा, उसी में महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता, उसी लाइन में लिखिएगा। महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता दोनों में महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता दोनों में केरल सर्वोच्च स्थान पर है। दोनों में केरल सर्वोच्च स्थान पर है। दोनों में केरल सर्वोच्च स्थान पर है। फुल स्टॉप। केरल का साक्षरता दर लगभग 94% है। 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 अब अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट,
भारत में सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, भारत में सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, भारत में सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, भारत में सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। बिहार है, बिहार है। साथ ही साथ महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में भी, साथ ही साथ महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में भी, साथ ही साथ महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में भी, साथ ही साथ महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में भी, साथ ही साथ महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में भी सबसे फीसदी राज्य, फीसदी राज्य मतलब सबसे नीचे वाला राज्य, सबसे फीसदी राज्य, सबसे फीसदी राज्य, फीसदी मतलब सबसे नीचे, सबसे फीसदी राज्य अपना बिहार है। सबसे फीसदी राज्य बिहार है, अपना नहीं लिखिएगा। सबसे फीसदी राज्य बिहार है। संभवतः बिहार का साक्षरता दर 61.80%, हाँ 61.80%। संभवतः बिहार का साक्षरता दर, संभवतः बिहार का साक्षरता दर 61.80% है। संभवतः बिहार का साक्षरता दर 61.80% है। फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, आगे लिखिएगा। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के कॉस्ट में लिख लीजिए 91.85%। लक्षद्वीप के कॉस्ट में लिख लीजिए 91.85%। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के कॉस्ट में लिख लीजिए 91.85%, यानी लक्षद्वीप का साक्षरता दर है 91.85%। मतलब लक्षद्वीप में लगभग 100 में से 92 लोग जो है साक्षर है। और उसी में कंटिन्यू, और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, और सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली है। दादर नागर हवेली है। कॉस्ट में 76.20%। डाटा है इस चैप्टर में, भरा पड़ा डाटा है, समझे। डाटा वाला चैप्टर है पूरा का पूरा, और डाटा पूछता है, सबसे बड़ी बात है पूछता है, इसलिए याद रखना जरूरी है। 76.20% कॉस्ट में लिखना है। 76.20%। चलिए पढ़िए, तो पढ़िए, पढ़िए जल्दी, पढ़िएगा जल्दी जल्दी, पढ़िए जल्दी जल्दी जी।
है, पढ़ लिए, बोलिए नो, पढ़ लिए। अब समझिए आगे, आगे समझिए। नहीं समझिए ना, पहले याद कीजिए, सॉरी पहले याद कीजिए। भारत में कितना वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति कोई भी एक भाषा में पढ़ना लिखना जानता हो तो उसे साक्षर माना। कितना वर्ष, कितना वर्ष? 7 वर्ष, ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा कि आजादी के समय ओवरऑल भारत का साक्षरता दर कितना था? आजादी के समय कितना था? कितना था? आजादी के समय पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, महिला साक्षरता, महिला साक्षरता। चलिए आगे बताइएगा, आगे बताइएगा। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर वर्तमान में कितनी है? 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.0। और पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, महिला साक्षरता, महिला साक्षरता। चलिए आगे बताइएगा कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, महिला साक्षरता में सर्वोच्च, पुरुष साक्षरता में सर्वोच्च कितना परसेंट? केरल की साक्षरता दर कितना परसेंट? 94 ना। केरल की साक्षरता दर कितना परसेंट? कितना परसेंट? 94। और सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन है? कौन है? महिला साक्षरता में सबसे नीचे, पुरुष साक्षरता में सब। और बिहार का साक्षरता दर कितना? 61.80%। बिहार की साक्षरता दर कितनी? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कौन है? कौन है? कितना? 91.85%। 91 तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कितना है? और सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र कौन है? दादर नगर। सबसे कम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित कितना परसेंट? 76.20%। 76.20%। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको जो पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व के विषय में बताए हैं उसके परिभाषा को आप याद रखिएगा, जरूरी है याद रखना। लिंगानुपात का जो परिभाषा बताया है उसको भी आपको याद रखना है, जरूरी है याद रखना, क्योंकि सीधे तौर पर परिभाषा भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। फिर जो साक्षरता वाला परिभाषा हमने आपको बताया है, ये तीनों जो छोटे छोटे टर्म है, ये तीनों छोटे छोटे टर्म के परिभाषा को याद रखना है। ये तीनों छोटे छोटे टर्म के परिभाषा को जो आपको क्या करना है? याद रखना। याद रखना एकदम नेसेसरी है, जरूरी है, महा जरूरी। समझ गए? नेसेसरी है, जरूरी है और महा जरूरी है। क्लियर है ये बात? अब सुनिएगा, देखिए भारत में जन्म से लेकर यानी 0 बरस से लेकर 100 बरस या उससे अधिक उम्र तक के लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जिसका जन्म हुआ है अभी वो भी भारत में है, जिसको 5 बरस हुआ वो भी भारत में है, जिसको 25 बरस हुआ वो भी भारत में है, जिसको 95 बरस हुआ वो भी भारत में है। तो देखिए भारत, एक प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न यह पूछा जाता है, निम्न में से किस आयु वर्ग समूह को उत्पादक
वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। क्वेश्चन ही लिख देते हैं, उस आधार पर इस बात को समझाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। निम्न में से किस आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग में रखा जाता है। ए 0 से 14, 0 से 14 आयु वर्ग। बी 15 से 64 आयु वर्ग। सी 64 वर्ष से अधिक आयु वाले। और डी में बी और सी। ये प्रश्न क्या होगा? डी के पक्ष में कितने लोग हैं? डी के पक्ष में कितने लोग हैं? डी के पक्ष में कितने लोग हैं? ए के पक्ष में कितने लोग हैं? ए के पक्ष में चलिए आइए आप समझते हैं। आइए 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 आइए। एगो तो ऐसे दोनों हाथ उठा रहा, यानी सबके पक्ष में है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर समझाएंगे। पहले लिखिए, क्वेश्चन ए पर लिखिए इसको। क्वेश्चन ए के आधार पर इसको याद रखना। लिखिए आप। लिखिए इसको। निम्न में से किस आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग में रखा जाता है? निम्न में से किस आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग में रखा जाता है? निम्न में से किस आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग में रखा जाता है? निम्न में से किस आयु वर्ग को उत्पादक वर्ग में रखा जाता है? लिख लीजिए पहले आप। लिखिए जल्दी, लिख लिए गुरुजी लोग। ज्यादा बाबा बाबा बोलेंगे हम रामायण महाभारत लेकर क्लास आना शुरू कर देंगे, पढ़ाने की जगह प्रवचने देने लगेंगे। हो गया। अब समझिएगा यहां पर प्रश्न के कीवर्ड को समझिएगा। प्रश्न के कीवर्ड को, इस प्रश्न का कीवर्ड है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग, इस प्रश्न का कीवर्ड है उत्पादक वर्ग। देखिए कोई भी प्रश्न जब आपसे पूछा जाता है ना, प्रश्न कुछ ना कुछ जो है ना आपको संकेत देता है। अब पहचानने का जरूरत है। अगर किसी भी प्रश्न के कीवर्ड को आप पकड़ लिए और कीवर्ड के अर्थ को आप समझ लिए, आंसर आप आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आंसर देने में, समझ गए। लेकिन अगर आप प्रश्न के कीवर्ड को नहीं पकड़ पाए और कीवर्ड के अर्थ को नहीं समझ पाए तो फिर आप आंसर देने में विफल हो जाएंगे। तो इसी वजह से कोई भी प्रश्न जब आपके सामने आए ना, तो आप प्रयास कीजिए उस प्रश्न के कीवर्ड को पकड़ने का और कीवर्ड को पकड़कर उसको समझने का प्रयास कीजिए और फिर तब आप आंसर दीजिए, समझ गए, ज्यादा बेटर होगा। इस प्रश्न का कीवर्ड है उत्पादक वर्ग। देखिए उत्पादक वर्ग उस आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाले
लोगों को कहा जाता है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में योगदान हो, जिसका देश की अर्थव्यवस्था में योगदान हो, उसी को उत्पादक वर्ग कहा जाता है। आप स्वयं अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। जन्म से 14 वर्ष तक इस आयु वर्ग का लोग क्या कोई कमाई करेगा, क्या कोई काम करेगा कि वो कमाएगा तो उससे जो है देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा? और 0 से 14 वर्ष और दूसरा 64 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, वो क्या कमाएगा? एक तो बुढ़ारी आ जाएगा उसका, समझ गए? अपना तो बेचारा कुछ करने की स्थिति में रहबे नहीं करेगा, वो कमा करके देश को क्या लाभ पहुंचाएगा? सामान्य तौर पर जो 15 वर्ष से लेकर 64 आयु वर्ग तक के जो लोग होते हैं, ये या तो जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उद्योग चलाते हैं, उससे इनकम होता है। और अगर वार्षिक इनकम 5 लाख से अधिक हो रहा है तो आप सरकार को इनकम टैक्स दे रहे हैं, उद्योग चलाते हैं तो आप जीएसटी दे रहे हैं, व्यापार करते हैं तो आप जीएसटी सरकार को दे रहे हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में आपका योगदान हो रहा है। तो आशा करते हैं अब आप इस बात को समझे होंगे। अब बताइए एक मुश्त इसका आंसर क्या होना? बी होना चाहिए ना, बी होना चाहिए ना, क्लियर है ना? अब तो इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया ना? और इसी रूप में आपसे आपके परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है, और इसीलिए जो है इस प्रश्न को जो है इसी रूप में आप याद रख लीजिएगा। अब आप इसमें आंसर में टिक कर लीजिए। टिक कर लिए? चलिए अब आ जाइए, अब नदी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है? फिर इससे आगे अगले क्लास में पढ़ाएंगे। नदी वाला क्वेश्चन पलट लीजिए। कितना तक करवा दिए थे? 150 तक। ध्यान में रहे आपको आंसर में, सॉरी, पीडीएफ में आंसर भी दिया गया है, लेकिन क्लास में करवाया गया आंसर ही मान्य होगा, पीडीएफ का आंसर मान्य नहीं होगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा ले। क्लियर है? आ जाइए, आ जाइए हो हीरो सब, आइए निकाले आप लोग अपना अपना। हे देखिए ऊपर वाला भाग रहा है, ये सबको तो जिंदा गाड़ देना चाहिए। पकड़ के लाइए तो ये सबको, इसको पकड़िए, सबको जल्दी पकड़िए, सबका कार्ड लीजिए, सबका कार्ड लेकर के आइए। उठा के पटकेंगे अभी हम। सब भाग गया तुरंत ऊपर। नहीं पकड़ाया, कोई नहीं पकड़ाया, सब भाग गया ऊपर फिर से। 150 नंबर हो न गया था जी। 151। निम्न में से कौन सा नदी कावेरी की दाहिने तट पर नहीं मिलती है? सिमसा नदी जो है कावेरी नदी से बाएं तट पर मिलती है। सिमसा नदी जो है ये कावेरी नदी से बाएं तट पर मिलती है, दाएं तट पर नहीं मिलती है, बाएं तट पर मिलती है सिमसा। बाद बाकी जो लक्ष्मण तीर्थ है, अमरावती है, भवानी है, ये सब भी कावेरी की सहायक नदी है, और ये सभी की सभी नदियां जो है आपको दाहिने तट पर मिलती है, दाहिने तट पर मिलती है। नेक्स्ट, होगेनकेल जलप्रपात किस नदी पर है? होगेनकेल जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर है। कौन नदी पर है? कावेरी, कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है। आगे आ जाइएगा। डॉन
निम्न में से किसकी सहायक नदी है? देखिए डॉन नदी जो है ना, गलत है, ये क्वेश्चन है गलत। ये रूस में बहने वाली नदी है, क्वेश्चन है गलत है, समझ गए? क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन काट लीजिए। तबा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? और संग, तबा, बंजर, शेर, किसकी सहायक नदी? नर्मदा। किसकी? नर्मदा। नर्मदा। तो तबा किसकी सहायक नदी है? नर्मदा। विधुर और मोरना किसकी सहायक नदी है? ताप्ती की सहायक नदी है। हाँ, ताप्ती की सहायक नदी है, ताप्ती। ताप्ती। आगे, हथमती किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती, साबरमती की सहायक नदी है। अहमदाबाद शहर कौन नदी के तट पर बसा हुआ? साबरमती। साबरमती। और साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम महात्मा गांधी बसाए थे। महात्मा गांधी वर्ष 1916 में। सोमनाथ और अनस किसकी सहायक नदी है? यह माही की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? माही। माही की सहायक नदी है। सोमनाथ और अनस माही की सहायक नदी है। माही। तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी। किसकी सहायक नदी है? महा। और देखिए ये जो है 60 से 62 भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 1717 पोस्ट के लिए बिहार दरोगा का मेंस का परीक्षा 2018 में हुआ था, उसका ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तेल किसकी सहायक नदी है? 60 से 62 भी बीपीएससी, 60 से 62 भी बीपीएससी और 1717 पोस्ट बिहार दरोगा मेंस का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? आगे, मंजरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी है। भवानी और अमरावती किसकी सहायक नदी है? भवानी और अमरावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। हां, कावेरी की सहायक नदी है। मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। यह भी क्वेश्चन गलत है। आगे, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? हथमती। हथमती नहीं है। हथमती साबरमती की सहायक नदी है। हथमती जो है साबरमती की सहायक नदी है। साबरमती की सहायक नदी है हथमती। आगे, केलो और जोंक किसकी सहायक नदी है? देखिए, मांड, ईब, जोंक, तेल, केलो, शिवनाथ, हंसदो, ये सब महानदी की सहायक नदी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है? घाट प्रभा, दूधगंगा, मूसी, उपर्युक्त में सभी। उपर्युक्त में सभी। उपर्युक्त में सभी। लोनार झील किस प्रकार के झील के उदाहरण है? देखिए, लोनार झील महाराष्ट्र में है, और लोनार झील जो महाराष्ट्र में है यह क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील के उदाहरण है। क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित झील के उदाहरण है। कौन सा झील लेगुन झील का उदाहरण है? चिल्का झील उड़ीसा लेगुन झील का उदाहरण है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, यह भी लेगुन झील का उदाहरण है। अष्टमुडी झील केरल में है, यह भी लेगुन झील का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में सभी। निम्न में से कौन सा झील हिमानी निर्मित झील का उदाहरण है? नैनीताल, राक्षसताल, खुरपाताल। खूक कर दिया है, खुरपाताल होगा। खुरपाताल उपर्युक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी हिमानीकृत झील है। और ये सब झील कहां है जानते हैं? उत्तराखंड में है। कहां है ये सब झील? कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। लेकिन एगो बात बताइए, सूरज ताल, चंद्र ताल आए हिमाचल? कितना कम लोग के मुंह से आवाज आया। अच्छा,
का हो, क्या करते हैं आप लोग? रिवीजन नहीं करते हैं? आए बस मत कीजिए, क्या दिक्कत? तब आप लोग को मास्टर सब ठगते रहता है। निम्न में से कौन सा झील वायु द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है? सांभर, डिंडवाना, लुनकर, नसर। सब ये सब राजस्थान का झील है, और राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित झील ही आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में सभी। संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास, देखिए एकमात्र जगह संगाई हिरण रहता है लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर, और लोकटक झील मणिपुर में है। उस लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। और जो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वहीं पर संगाई हिरण पाया जाता है। उसके अलावा अन्य किसी भी राष्ट्रीय उद्यान में संगाई हिरण नहीं पाया जाता है। अगर आपको संगाई हिरण देखना है तो मणिपुर के लोकटक झील में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क आपको जाना होगा, अदरवाइज आप नहीं देख पाइएगा। समझ गए? तो लोकटक झील। निम्न में से किसे भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है? केरल का बेम्बानड झील। केरल का बेम्बानड झील, और इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 96 किलोमीटर। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है, और चोलामू झील सिक्किम में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील सिक्किम में है। ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन ए है इसमें, समझ गए? तो लेकिन इस क्वेश्चन में एगो ऑप्शन जोड़ देते, एगो को हटा देते। चिल्का को हटा दीजिए, चिल्का को हटाइए और लिखिए श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप। द्वीप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर अवस्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा द्वीप पर अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होता वो उत्तर ऑप्शन में था ही नहीं, तो इसलिए जो है ऑप्शन डी को खत्म कर दीजिए और यहां पर लिख लीजिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और वही इसका उत्तर होगा। क्लियर है? भारत की सबसे बड़ी लेगुन एवं खारे पानी की झील। भारत की सबसे बड़ी लेगुन और खारे पानी की झील है चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। नालवान द्वीप किस झील के पास अवस्थित है? देखिए जो नालवान द्वीप है यह आपको ओडिशा के चिल्का झील में है। ओडिशा के चिल्का झील में है। ओडिशा के चिल्का झील में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नैनीताल उत्तराखंड सही है। उमियम मेघालय सही है। पबई गुजरात नहीं। पबई झील महाराष्ट्र। पबई झील गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? सी नंबर। सी नंबर। भीमताल झील किस राज्य में अवस्थित है? भीमताल झील उत्तराखंड में है। कहां है? उत्तराखंड में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हरिके पंजाब, बेलांदूर कर्नाटक, चपनाला असम, पाला मिजोरम। पाला मिजोरम। एबीसीडी होगा ना जी? हाँ होगा। कांजली झील भारत के किस राज्य की शोभा बढ़ाता है? पंजाब। पंजाब। कहां का? पंजाब। ओ यहां पे गड़बड़ हो गया था। पंजाब। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। झील और राज। पंचपदरा झील राजस्थान। चंबर कम झील तमिलनाडु। पंपा सरोवर
कर्नाटक। सस्थम कोटा होगा, यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सस्थम कोटा होगा। सस्थम कोटा होगा, और सस्थम कोटा है आपको कहां पर? केरल में। केरल में। तो ADBC, ADBC यानी आंसर डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा। यदि आप संपूर्ण भारत की झीलों के दर्शन के लिए यात्रा पर निकलते हैं तो गुरु डोंगमर झील का दर्शन किस राज्य में करेंगे? सिक्किम राज्य में। कौन राज्य में? आंसर में देखिए तो क्या दिया है हो? अरुणाचल प्रदेश दिया है। तो इसी कारण बोले हैं कि जो क्लास में करवाएंगे हम, उसमें भी हम, दूसरा कोई नहीं। दूसरा तो आंसर देख के जो है वही करवा देगा। बनवाए हैं हम, कहां कहां गलती है वो पता है हमको, समझ गए? तो इसलिए बकलोल सब निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सोन झील असम सही है, रोपर पंजाब सही है, हिमायत सागर तेलंगाना सही है, बेरीजाम कर्नाटक नहीं। कहां? बेरीजाम कहां है? आए? नहीं पता है, नहीं लिखाया गया है। क्या नंबर क्वेश्चन है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु। बेरीजाम है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। तमिलनाडु में बेरीजाम झील है, तमिलनाडु में नहीं लिखाए हैं। आंसर हो जाएगा बी। बी, बेरीजाम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, नल सरोवर, नारायण सरोवर कहां है? गुजरात में। कहां है? नल सरोवर और नारायण सरोवर गुजरात में। यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर नल सरोवर कीजिए, जल के जगह नल सरोवर कीजिए, ऑप्शन डी में। जल के जगह नल सरोवर कीजिए। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? नल सरोवर। पिछौला, जयसमंद, राजसमंद, ये सब राजस्थान में, ये सब राजस्थान में है। वही नल सरोवर की हम बात करें तो जो नल सरोवर है, नल सरोवर जो है आपको गुजरात राज्य में है, राजस्थान में नहीं है। इसका भी आंसर गलत है, देख लीजिएगा। आंसर गलत है ना इसका? हाँ गलत है। तो इसलिए सतर्क रहना है। सतर्कता हटी दुर्घटना। अब तो आंसर में जो है ना 50% हम गलती देंगे। कहिए काहे? तो ऊपर में जो विद्यार्थी सब रहता है उसको लगता है कि ये मास्टर बा तो आंसर दे दिया है, इसे मास्टर ए का बी, दू का सी करेगा, भाग रहे हैं। 50% आंसर पीडीएफ में गलती देंगे। अब जो गलती याद करो, जो क्लास से भागो, जो गलती याद करो, गलती याद रखो। आंसर नहीं दे। हाँ यो बात सही है बोले, आंसर नहीं देंगे तो 50% तू सही काहे याद करेगा? आंसर नहीं देंगे। आप डाल चलिएगा, हम पात चलेंगे, समझे? आगे आइए। अब निम्नलिखित में से कौन सा झील महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? उस्मान सागर। उस्मान सागर यह है तेलंगाना में। कहां है? तेलंगाना में। तेलंगाना में है। नागिन झील भारत के किस जगह पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर। इसका भी आंसर गलत है, इसका भी आंसर गलत है। जम्मू कश्मीर। महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शरावती। इसका भी आंसर में गलत है। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है?
गोकक, गोकक ये जो है ना, गोकक नदी या घाट प्रभा नदी पर है। गोकक नदी या घाट प्रभा नदी, घाट प्रभा नदी पर है। गोकक नदी या घाट प्रभा नदी पर है। मुचकुंड नदी पर कौन सी जलप्रपात है? डुडुमा। ओडिशा राज्य में मुचकुंड नदी पर डुडुमा जलप्रपात है। इसका भी आंसर मेरे ख्याल से गलत होना चाहिए, गलत होना चाहिए। चचाई जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बिहार नदी पर। कौन नदी पर? इसका भी आंसर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? लखनऊ। लखनऊ कौन नदी के तट पर? गोमती नदी। कौन नदी के तट पर? गोमती नदी। हीरो साहब सुन लीजिए 1 मिनट। अगले सप्ताह, इस सप्ताह तो नहीं, अब अगले सप्ताह, अगले सप्ताह किसी भी दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार या शनिवार को टेस्ट होगा। और टेस्ट होगा, उस टेस्ट में चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 3 तक, नदी तक, चैप्टर नंबर 1 फेंक छोड़िए, भारत एक परिचय से लेकर नदी तक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों से प्रश्न देगा। और टेस्ट चट मंगनी पट बियाह वाला टेस्ट होगा, समझ गए? कॉपी का पेज फरमाएंगे, 15 गो क्वेश्चन लिखवाएंगे और उसमें देखेंगे 10 या 10 से ज्यादा किसको आ रहा है और 10 से कम वाले को कूटेंगे। आज 10 से 12 वाला बैच में ऐसे ये टेस्ट हुआ है और पढ़ाए भी हैं। टेस्ट भी हुआ है और पढ़ाए भी हैं, दोनों काम किए हैं। कुटाई भी हुआ है और प्राइज भी दिए हैं, सब चीज हुआ है। तो अगले सप्ताह किसी भी दिन आपके बैच में हो सकता है वही चीज। क्लियर है? भारत एक परिचय से लेकर के भारत की नदी तक। तो कुटाई के लिए, प्राइज के लिए, दोनों के लिए तैयार रहिए। 200 क्वेश्चन करना है तब जाना है। कम से कम 50 क्वेश्चन बोले हैं ना, 50 क्वेश्चन हुआ है। अभी धरफराने लगे, मार पटास हम ठीक कर देंगे। दिल्ली किस नदी के तट पर? यमुना नदी। यमुना नदी, ठीक है। और इसका भी आंसर गलत है। उर्वरक के लिए प्रसिद्ध शहर राजमुंद्री किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोदावरी। राजमुंद्री जो है आंध्र प्रदेश में है, गोदावरी नदी के तट पर है। गुवाहाटी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? ब्रह्मपुत्र। कौन नदी? ब्रह्मपुत्र। पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। मैसूर किसके किनारे है? कावेरी। कौन नदी? कावेरी, कर्नाटक में है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू। सरयू उत्तर प्रदेश में न है जी। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी। गाजियाबाद किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी। कौन नदी? हिंडन नदी। और हड़प्पाई स्थल आलमगीरपुर कौन नदी के तट पर है? हिंडन नदी। उज्जैन किस नदी के किनारे है? छिपरा। कौन नदी? छिपरा। गीता प्रेस के लिए विख्यात शहर गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? राप्ती नदी। कौन नदी? चलिए हो गया लक्ष्य पूरा। क्या होमवर्क दिए थे? कहां क्या दिए थे? चैप्टर 1 दिए थे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सिर्फ चैप्टर 1। हाँ, रिवीजन करना है, यही ना बोले थे? ज्योग्राफी खत्म करते हुए रिवीजन करवा देंगे। बात क्लियर है? हाँ बैठिए, हट बैठिए। हाँ दीजिए तो कॉपी, हीरो कॉपी दीजिए। पहला चैप्टर है, पहले लड़की सबको खड़ा करते हैं। ए लड़की है, खड़ा हो जाइए। बिहार का समय भारतीय मानक समय से आगे हो सकता है या पीछे? आगे, ठीक है।
भारत का मानक समय जीएमटी से कितना घंटा आगे है? भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कौन कौन? बैठ जाइए। भारत का अक्षांशीय विस्तार बतलाइए। भारत का अक्षांशीय विस्तार भी इसको नहीं पता है। भारत का देशांतरीय विस्तार बतलाइए। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 4 बड़े राज्य। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां तक सही है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए। अरे लड़की है, उधर खड़ा हो जाइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप कौन क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? एकदम गोबड़े है। किसी भी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है। चलिए एक और क्वेश्चन। भारत की क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा क्रम है? 7वां। जनसंख्या के आधार पर दूसरा। अच्छा, कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार भारत के 3 अलग अलग राज्य में? पुडुचेरी। बैठ जाइए। अरे लड़का खड़ा हो जाइए। भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है। वे 7 देश कौन कौन है? आए? पाकिस्तान, पकड़िए तो, आए बोलते जाइए, बोलिए, बैठ जाइए। है लड़की है, खड़ा होइए, खड़ा होइए। और आप ही बोल रहे हैं। 3 ऐसे देश है जो भारत के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा बनाती है। तीनों का नाम बोलिए आप। चलिए खड़ा हो जाइए। कौन से 2 ऐसे भारतीय राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बैठ जाइए। अरे लड़का है, खड़ा हो जाइए। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कौन राज्य में काटती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती। 8 का नाम? गुजरात, राजस्थान, हाँ हाँ, है लड़की है, खड़ा हो जाइए। हाँ बताइए आप। 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करती है? 8 डिग्री चैनल। हाय, लक्षद्वीप और मालदीव। लक्षद्वीप को मालदीव से 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप को मालदीव से, लक्षद्वीप को मालदीव से ना। अच्छा, 10 डिग्री चैनल। हाँ खड़ा रहिए। ए लड़की है, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। बताइए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
के अंतर्गत 3 भारतीय राज्यों के जिले आते हैं। कौन कौन से भारतीय राज्य के जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? हाँ हाँ हाँ, बैठ जाइए। ए लड़का, ए खड़ा हो जाइए। हाँ बताइए, कोई बहाना बोलिए। भौजाई बीमार थी, उसका इलाज करवाने गए थे। ऐ बंदर जैसे आवाज निकालते हैं, बताइए। गुजरात के तट को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश के तट को? हाँ जी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को? केरल के तट को? महाराष्ट्र के तट को? कोंकण तट? ए लड़की, ए खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। हाँ बताइए, बैठ जाइए आप। सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन भारतीय राज्य बनाता है? नीलवटे सन्नाटा। ए खड़ा हो जाइए। क्या कुछ कहना है? भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाता। 9 का नाम बोलिए। आए बैठ जाइए। उड़ीसा 2 बार बोला है, बैठिए। खड़ा हो जाइए। कुछ कहना है? आए नहीं पढ़े। कुछ कहना है? बताइए। भारत कितना किलोमीटर में स्थलीय सीमा बनाता? भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। दीजिए तो भूगोल का दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर क्या है? दीजिए तो। दूसरा चैप्टर क्या है? पर्वत, पठार और मैदान। तो आगे जो है आपका होमवर्क है, कल लेना है मेरा क्लास। अच्छा कल ले है ना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन था? 200। तो पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। कल का होमवर्क है पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करके आना है। कल का होमवर्क है पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव याद करके आना है। धन्यवाद। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। रुक जाइए, हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।